नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। काकरोचों के बीच विपक्षी एकता। दरअसल मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि एक काकरोच जनता पार्टी अचानक से उदय होती जंतर मंतर पे, और इस बीच में पश्चिम बंगाल के चुनाव होते हैं। वहां पे कई तरह का खेल होता है, खेला जिसको कहा जाता है, और उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार चली जाती है और जो जीत के भी आते हैं उसमें से भी 58 लोग जो है वो एक अलग पार्टी बना लेते हैं। इधर हम देखते हैं कि इसके पहले महाराष्ट्र में शिवसेना टूट जाती है, एनसीपी टूट जाती है, और 2024 में जिस तरह की विपक्षी एकता की बात हो रही थी और उसमें जो क्षेत्रीय दल थे जो अपनी अपनी राजनीतिक भूमिका तलाश रहे थे और उनको लग रहा था कि वो क्षेत्रीय छत्रप हैं, 2026 आते आते उनकी हवा निकल जाती है और उन्हीं के लोग उनको छोड़ के अलग हो जाते हैं। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है और इस बैठक में कौन क्या कह रहा है हम इस पे तो बात करेंगे, पर ये जो इस समय ये जो विपक्षी एकता की कोशिश हो रही है, क्योंकि 2029 में लोकसभा का चुनाव है और भाजपा जो है उसका परचम जो है बहुत तेजी से लहरा रहा है। कभी 2 सांसदों से अपनी यात्रा शुरू करने वाली भाजपा इस समय कई राज्यों में काबिज है और केंद्र पे तो 2014 से काबिज है। तो भारतीय राजनीति में सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि भाजपा केवल एक पार्टी नहीं रही बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का वो केंद्रीय ध्रुव बन गई है। राम जन्मभूमि आंदोलन से शुरू हुई वैचारिक ऊर्जा 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सत्ता प्राप्ति और उसके बाद लगातार चुनावी सफलताओं ने भाजपा को एक ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है जहां विपक्ष का बड़ा हिस्सा रक्षात्मक राजनीति करने को मजबूर हो गया। विपक्ष की सबसे बड़ी समस्या यह है कि भाजपा की ताकत नहीं बल्कि उसी अपनी बिखरी हुई महत्वाकांक्षाएं रही हैं। 2023 में जब इंडिया गठबंधन बना था तब ऐसा लगा था कि भाजपा के सामने पहली बार एक संगठित चुनौती खड़ी हो सकती है, लेकिन गठबंधन बनने के बाद ही उसके भीतर नेतृत्व, सीट बंटवारे, क्षेत्रीय वर्चस्व के सवाल सामने आने लगे। क्षेत्रीय दलों की सबसे बड़ी चुनौती पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, बिहार में नीतीश कुमार, दिल्ली और पंजाब में अरविंद केजरीवाल, महाराष्ट्र में शरद पवार जैसे नेता राष्ट्रीय स्तर पर अपनी भूमिका चाहते थे, लेकिन इनमें से कोई भी ऐसा नेता नहीं बन सका जिसे पूरे विपक्ष का स्वाभाविक चेहरा स्वीकार किया जाता है। राहुल गांधी को सोशल मीडिया के जरिए बहुत बचकाना बताने की कोशिश भी हुई, पर राहुल गांधी लगातार अपने कद को बढ़ाते रहे। यात्राओं के जरिए, वक्तव्य के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए जो उनको पप्पू बताने की कोशिश हुई थी, उसी सोशल मीडिया ने आज बता दिया है कि वो देश में इस समय सबसे जुझारू नेता हैं और भाजपा के खिलाफ पूरी ताकत के साथ खड़े हैं, वो डरते वरते नहीं हैं। तो ये भी आज जब इंडिया गठबंधन की बैठक हो रही है तो अब राहुल गांधी वो राहुल गांधी नहीं है जिसको विपक्ष खारिज कर रहा था। तो ये सारी बातों के बीच जो है विपक्ष भाजपा के खिलाफ तो एकजुट दिख रहा है, लेकिन भाजपा के विकल्प के रूप में एकजुट नहीं हो पाया है। भाजपा की दूसरी जो सबसे बड़ी रणनीति है कि विपक्ष के भीतर विपक्ष, यानी भाजपा ये करती है कि यदि आप जीते भी हैं पश्चिम बंगाल में 80 तो हमारे साथ आ जाएंगे, आप जहां भी जीते हैं हम आपको, भला ही आप पार्टी ने राज्यसभा से भेजा हो, हम आपको अपने साथ मिला लेंगे। तो जो विपक्ष होता है उसको भी, उसके भीतर भी एक प्रतिपक्ष खड़ा करने का हुनर जो है वो भाजपा को आता है और ये सब लोग स्वीकारने लगे हैं। यही वजह है कि अमित शाह को लोग आधुनिक समय का चाणक्य भी कहते हैं और भाजपा को इससे अब कोई गुरेज नहीं है कि आप पे कितने दाग धब्बे थे, आप कितने भ्रष्टाचार से लिप्त थे, आप हमारे साथ आए हो और हमको मजबूती दे रहे हो तो आपका स्वागत है। तो अब ऐसे पूरे माहौल में विपक्ष एकता के लिए मीटिंग कर रहा है। अब ये मीटिंग कितनी कारगर होगी तो चलिए इसमें क्या कुछ कह रहे हैं खड़गे जी, इसमें ममता बनर्जी क्या आरोप लगा रही हैं और एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप क्या है, विपक्षी एकता कहां तक पहुंची है, थोड़ा इसका भी जायजा ले लिया जाए। अब हमने देखा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना का विभाजन हुआ, बाद में अजीत पवार के नेतृत्व में एनसीपी भी टूट हुई। अब पश्चिम बंगाल में यही माहौल है। इधर हमने देखा कि आप पार्टी में भी टूट हुई और उसके भी राज्यसभा सांसद जो उसके विचार से जुड़े हुए थे, जबकि उनका अपना जनाधार नहीं था, वो राज्यसभा में गए थे और वो भी जो हैं अलग हुए। तो लगातार जो क्षेत्रीय दल हैं उनमें टूट हो रही है। तो ये टूट जो है केवल दलों को कमजोर नहीं कर रही है बल्कि यह संदेश भी दिया जा रहा है कि क्षेत्रीय दलों के भीतर नेतृत्व का संकट पैदा जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं भाजपा को राजनीतिक लाभ भी हो रहा है। ये पश्चिम बंगाल में देखने मिलेगा। जब वहाँ पर इंडिया गठबंधन की दिल्ली में बैठक हो रही है उसी समय पश्चिम बंगाल के एक राज्यसभा सांसद जो है इस्तीफा देते हैं।
तो लगातार विपक्ष अपनी ही मुसीबतों से जूझ रहा है। दूसरी तरफ जो जांच एजेंसियां हैं उनकी कार्रवाई भी लगातार जो है विपक्षी दलों पे हो रही है। तो इससे भी घबरा कर बहुत सारे लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में जाते दिखाई देते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है। राहुल गांधी ने लगातार बेरोजगारी, महंगाई, सामाजिक न्याय, परीक्षा प्रणाली, आर्थिक अनियमितताएं, ये जो संस्थागत निष्पक्षता जैसे बहुत सारे मुद्दे उठाए। कांग्रेस की एक विशेषता यह भी रही है कि उसका वैचारिक आधार भाजपा से स्पष्ट रूप से अलग दिखाई देता है। यही कारण है कि कांग्रेस छोड़कर जाने वाले कई नेता अन्य दलों में समायोजित नहीं हो पा रहे हैं, जबकि भाजपा और कई क्षेत्रीय दलों के बीच वैचारिक दूरी अपेक्षाकृत कम दिखाई पड़ती है। क्या जनता में असंतोष है, एक सवाल है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, कृषि संकट, स्थानीय प्रशासनिक भ्रष्टाचार, युवाओं की आकांक्षाएं, इनसे जुड़े बहुत सारे सवाल हैं। किसान आंदोलन में लोगों ने देखा कि जब विपक्ष एकजुट था तो भाजपा जैसी मजबूत राजनीतिक दल और सरकार को अपने नियमों को वापस लेना पड़ा था। तो बहुत सारी चीज़ें हुई है। ऐसे समय में एक सोशल मीडिया पर स्वतंत्र पत्रकार, यूट्यूबर, ये एक प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं और कई नागरिक समूह जो हैं वो लगातार संस्थागत सवाल भी उठा रहे हैं, पार्टी पे भी सवाल उठा रहे हैं। पर क्या ये वोट में कन्वर्ट होगा 2029 के? क्या विपक्ष इसका फायदा ले पाएगा या भाजपा फिर से अपना परचम जो है फहराएगी? और जैसा कि उसका विजन है कि 2047 तक वो जिस भारत की कल्पना कर रही है, तो क्या 2047 तक भाजपा बनी रहेगी? ये सवाल है। इस बीच में इंडिया गठबंधन की बैठक है, देखते हैं कि इसके क्या नतीजे होते हैं। नमस्कार।